तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों यार, हमारा जो है ना 17 मार्च को ना केमिस्ट्री का पेपर है और 17 मार्च को केमिस्ट्री का जो पेपर है और केमिस्ट्री के पेपर में आउट ऑफ 70 नंबर आने चाहिए मेरे डियर साथियों। 70 में से 70 ही नंबर आने चाहिए और 70 में से 70 नंबर लाने के लिए कुछ हमको पढ़ाई जो है ना थोड़ा तरीके से करने पड़ेगी, है ना। थोड़ा अच्छे से शेड्यूल बनाना और उस हिसाब से जो बचा हुआ हमारे पास जो इतने दिन का गैप है इनमें अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेनी है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी न्यूमेरिकल ना छूटे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे डियर साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे लगा लेना है, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हमें 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब 2 नंबर के हो गए, 3 नंबर के हो गए और बचा हुआ आपका 4 नंबर, ठीक है। तो पहले आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और इनके बाद आपको क्या करना है मेरे डियर साथियों, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्या करने हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार। तो इन सब करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेने के बाद मेरे डियर साथियों आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। इस क्रम से आप इंपॉर्टेंट पूरा पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है उतना पूरा पढ़ लीजिए। आप ये टेंशन निकाल लीजिए कि भाई एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में से आ रहा है पेपर। मैंने भाई पूरा एनसीईआरटी है ना बेस पढ़ाया है, मैंने पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया है। जितना मैंने कंप्लीट आपको कराया है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो आज की सीरीज में दोस्तों हम आपको 17 तारीख तक कंटिन्यू वीडियो देंगे और जिसमें हम इंपॉर्टेंट ही आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएंगे और जो मैं आपको बताऊंगा इन सब में से ही जो है ना पेपर आने वाला है। तो आप वीडियो को भी आप अच्छे से देखिए, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो भी आप अच्छे से पढ़िएगा, करिएगा। इसके बाद और आप जो है ना आप खुद से भी अलग से भी बहुत सारा पढ़िए ताकि आपको बहुत अच्छे से नंबर आए, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बेटा पूरी बुक से जितने भी अंतर, देखो आपको 2 से 3 अंतर तो आपको निश्चित है कि आपके है ना एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज जो अंतर बता रहा हूं इन अंतर को जरूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर में जो है ना अंतर आने हैं। अब इसके बाद मेरे डियर साथियों है ना आप इनको अच्छे से और हाल के हाल में इनको याद भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बेटा 17 मार्च को छपने वाला जो पेपर है उसके अंतर हम पढ़ने वाले हैं और अंतर इंपॉर्टेंट है ना वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। डियर साथियों सबसे पहले तो आपको एक अंतर जो है ना, पहला अंतर है हमारा जो है ना डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में अंतर। जी हाँ, डी और एफ ब्लॉक में एलिमेंट में जो अंतर है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना और साथ के साथ में याद भी करा दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। देखो डी ब्लॉक क्या होता है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व, और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उप कोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व। पहला अंतर याद हो गया। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं और जो है ना इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व। इन्हें संक्रमण, इन्हें अंतर संक्रमण, ठीक है। तीसरा पॉइंट है संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में रखा गया है और इनको 2 श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। अंतर आपको 3 ही करने हैं याद, अंतर आपको 3 ही करने हैं याद, ज्यादा अंतर आपको नहीं करनी याद। बट मैं आपको चौथा और 5वां अंतर भी बताऊंगा। मैं इसलिए बताऊंगा ये चौथा और 5वां अंतर बेटा, क्योंकि ये चौथा और 5वां अंतर जो है आपको ना कहीं ऑब्जेक्ट में काम आएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसलिए मैं आपको चौथा और 5वां अंतर भी बताऊंगा। तो भाई संक्रमण तत्व स्थायी होते हैं, संक्रमण तत्व ध्यान रखना स्थायी होते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं वो अंतर संक्रमण तत्व है वो अस्थायी। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं। और एक बात और ध्यान से सुन लो मेरे भाई, जो अंतर संक्रमण तत्व है इनकी 2 श्रेणियां हैं। एक आपकी कौन सी श्रेणी है, लेंथिनाइड है, और एक आपकी कौन सी है, एक्टिनाइड है। बोलो है कि नहीं। तो लेंथिनाइड में केवल एक तत्व है रेडियो एक्टिव जिसका नाम है प्रोमेथियम। ध्यान रखना, लेंथिनाइड श्रेणी में एक तत्व है जो है ना वो रेडियो एक्टिव है, जो है प्रोमेथियम, लेकिन एक्टिनाइड के लगभग सभी तत्व जो है ना रेडियो एक्टिव है, इस बात को ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट जो है आपको क्या याद रखना है मेरे डियर साथियों, उसको ध्यान से सुनो मेरे भाई, है ना, ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं और 5वां जो पॉइंट है उसको ध्यान सुनना। इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है किसका, डी का। तो भाई इनका अंत जो बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाएगा। तो n-1 डी
1 से आपका 10 रहेगा और NS 1 से 2 रहेगा। किसका होगा? ये आपका D ब्लॉक का होगा। N-1 D 1 से 10 और NS 1 से 2। याद रखोगे? याद रख लेना इस बात को, ठीक है ना। चलो अगले, अब हम ऐप की बात करें तो ऐप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे डियर साथियों क्या होगा वो आप ध्यान से सुनो। तो ठीक है, ध्यान से सुनना है इसका। देखो ध्यान से, मैं यहां पर लिखा दे रहा हूं, 1 मिनट, ठीक है। N-2 ऐप में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 14, 1 से 14 होगा। फिर N-1 D, अब D में क्या होगा? ये भाई लॉजिक वाली बात है, 0 से 2 होगा। 0 से क्या होगा? 2 होगा। और फिर क्या होगा? NS2। ध्यान से सुनना, N-2 ऐप 1 से 14, N-1 0 से 2 और NS2। ये होगा ऐप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे से याद रख लेना बेटा, ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला अंतर मेरे डियर साथियों आपको क्या कंप्लीट करना है? SN1 और SN2 में अंतर। तो SN1 और SN2 में अंतर क्या है मेरे भाई? बहुत सिंपल है। देखो ये SN1 है ना, और ये क्या है? SN2। ये लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है 2, आप इसको ध्यान रखना, है ना। तो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? SN1। और वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में भाई 2 अणु, यहां 2 कर लेना, 2 अणु भाग लेते हैं उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे ना। तो 2 अणु भाग लेंगे तो SN2। अब देखो 2 से 2 अणु भाग लेंगे और 1 से 1 अणु भाग लेगा। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। कौन सी? SN1। अब अणु तो 1 भाग ले रहा है लेकिन पद कितने लग रहे हैं? 2। अब इसमें अणु तो 2 भाग ले रहा है लेकिन पद कितने लगेंगे? 1। तो यह अभिक्रिया 1 पद में पूर्ण होती है, ठीक है ना भाई। चलो अगला पॉइंट, इस अभिक्रिया को सबसे अधिक कौन देता है बेटा? तृतीय एल्किल हैलाइड। कौन सा? तृतीय एल्किल हैलाइड। और इस अभिक्रिया को सबसे अधिक जो है ना वो आपका कौन सा देता है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यहां प्राथमिक लिख लेना, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। हाल के हाल बोलो, तीनों अंतर याद हो गए कि नहीं? यह अभिक्रिया में 1 अणु भाग लेता है, इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, यह अभिक्रिया 1 पद में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया को सबसे अधिक तृतीय एल्किल हैलाइड देता है और इस अभिक्रिया को सबसे अधिक प्राथमिक एल्किल हैलाइड देता है। बोलो हो गए कि नहीं यार? बिल्कुल हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगले अंतर पे हम बात करेंगे मेरे डियर साथियों। और अगला अंतर हमारा है द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर। तीसरा अंतर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो द्विक लवण क्या है? तो ऐसे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होती हैं। ठोस में स्थायी होंगे, जब तक ठोस अवस्था में रहेंगे तब तक स्थायी रहेंगे, लेकिन जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त हो जाती हैं। जैसे ही जलीय विलयन में, जैसे ही जल मिलाएंगे इनके अंदर तो अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये ऐसे आणविक यौगिक होंगे जो ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, उन्हें संकुल यौगिक कहते हैं। यह यौगिक अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। कौन से यौगिक? द्विक लवण अपने सभी आयनों का परीक्षण देंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसमें जल मिलाएंगे तो अपने सभी आयनों में टूट जाएंगे, तो सभी आयनों का परीक्षण देंगे। लेकिन ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। इनके आयन, इनमें आयनिक बंध होता है। इनमें कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। लेकिन मेरे डियर साथियों इनमें आयनिक और उपसह संयोजक दोनों बंध होते हैं, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, इनमें जो संकुल यौगिक हैं आयनिक बंध तो होता ही है, साथ में उपसह संयोजक बंध भी होता है। तो जहां उपसह संयोजक बंध होता है वहां से इसका वियोजन नहीं होता, लेकिन आयनिक बंध जहां होता है वहां से वियोजन हो जाता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए, 3 अंतर हो गए, बिल्कुल 3 अंतर बहुत अच्छे से कर लेना। फिर अगला हमारा 4th पॉइंट है, अगला पॉइंट है मतलब 4th पॉइंट है, और 4th पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, ठीक है। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो ऐसे विलयन जो सभी तापों और सभी दाबों पर राउल्ट नियम का पालन करें, जो सभी ताप पर और सभी दाब पर राउल्ट नियम का पालन करें वो आदर्श विलयन, और जो ना करें वो अनादर्श विलयन। करें आदर्श, ना करें अनादर्श, ठीक है, समझ रहे ना। और भाई आपको पता ही है आदर्श मतलब अच्छा, तो अच्छा है मतलब नियम का पालन करेगा, और अनादर्श मतलब अच्छा नहीं है मतलब नियम का पालन नहीं करेगा। इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आयतन एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब ये बनेंगे ना तो इनकी एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होगा, एंथैल्पी में भी परिवर्तन होगा, आयतन में भी परिवर्तन होगा। बात क्लियर है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है आपका एग्जाम्पल। देखो बहुत सिंपल है, एथिल एल्कोहल प्लस मैथिल एल्कोहल। दूसरा एग्जाम्पल है ये आपका है एथिल क्लोराइड मैथिल क्लोराइड। अब बस कुछ नहीं करना, इनमें से कोई एक उठा लो और उसमें जल मिला दो तो अनादर्श का बन जाएगा। ये जल मिला दिया, अनादर्श का बन गया। सिंपल है, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे कितने अंतर होगा बेटा? 3-4 अंतर हो गए, है ना। और अगला है हमारा मेरे डियर साथियों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर थोड़ा अलग अलग तरीके से
ठीक है, तो भाई अंतर है। ठीक है, तो इनका अंतिम ऐसा लिखना, अभी इसमें थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इस टाइप से लिखना, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4m में प्रवेश करता है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5m में प्रवेश करता है। एक अंतर हो गया। दूसरा जो मैं बताऊंगा वो करना। ठीक है, इनके अधिकांश आयन दूसरा ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, और दूसरा आपको कौन सा करना है, दूसरा आपको ये करना है, इनके यौगिक कम क्षारीय होती हैं और इनके यौगिक अधिक क्षारीय होती हैं। दो अंतर हो गए। ठीक है, तीसरा कौन सा याद करना है, तीसरा ये याद करना है, देखो इसमें तीसरा पॉइंट ये है, आपको ऑब्जेक्ट में भी काम आएगा। प्रोमेथियम अभी बताया था मैंने, पीएम को छोड़कर ये रेडियो एक्टिव नहीं है, केवल जो प्रोमेथियम है वो रेडियो एक्टिव है और ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव है। ठीक है, सभी तत्व क्या है, रेडियोधर्मी है। किसको छोड़ के दिया, थोरियम और यूरेनियम को छोड़कर, है ना। शेष तत्व क्या है, संश्लेषित है, मतलब रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर शेष तत्व क्या है, रेडियो एक्टिव है। कितने अंतर होगा, 3, और 3 ही अंतर आपको करना है, और चौथा आपको करना है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या सरलता से की जा सकती है। ठीक है, और इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या सरलता से नहीं की जा सकती। बस ये 4 अंतर आप कर लेना। ठीक है ना, चलो तो ये 4 अंतर आपके ये हो जाएंगे, ये कंप्लीट कर, और ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, जो इजी लगे आप वो कर लेना। मैं ये कह रहा हूँ यही करो आप, जो आपको इजी लगे वो कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। फिर आगे आपको क्या करना है, तो आगे मेरे डियर साथियों आपको क्या करना है वो देखो, ध्यान से सुनो। ठीक है, अगला है आपका आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। देखो आणविकता में देखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु एवं आयनों की संख्या को हम क्या कहेंगे, आणविकता कहेंगे। क्या कहेंगे, आणविकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु और आयनों की जो संख्या है उसे ही हम आणविकता कहेंगे। लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु, परमाणु, आयनों की संख्या जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है, देखो अणु परमाणु आयनों की संख्या ये भी है और ये भी है, लेकिन ये अणु परमाणु आयनों की वो संख्या है जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रिया कोटि कहेंगे। ठीक है, यह एक सैद्धांतिक पद है और यह एक प्रायोगिक पद है। ठीक है, 2 अंतर हो गए। ठीक है, तीसरा, आणविकता हमेशा पूर्णांक में होती है, कभी शून्य नहीं होती। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतर में बन जाएगा। आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है ना, ध्यान रखना, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन अभिक्रिया की कोटि शून्य या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है ना, तो ध्यान रखना। ओके, ये अंतर हो जाएगा, ये हम कंप्लीट कर लेना। वीडियो को पॉज करो और आपको अंतर को कंप्लीट करते जाना और फिर आगे बढ़ना है। मैं तो बोल रहा हूं, मैं एक बार समझा रहा हूं, आप समझो, फिर इसके बाद वीडियो को पॉज करो, अंतर पूरा याद करो, इसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात होगी। और अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण, ये सांद्रण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सांद्रण, अच्छे से लिखना। सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इकाई सांद्रता। देखो, ये इकाई सांद्रता है और ये इकाई समय अंतराल है। ठीक है, तो इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहते हैं। इसे dx/dt से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं। इसका मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है और इसका मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल अपोजिट हो गया ना भाई। ठीक है, अगला, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है और इसका मात्रक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, हाल के हाल अंतर याद करो और अंतर याद कर लेने के बाद और फिर ही आपको आगे बढ़ना है, आगे देखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरे डियर साथियों, फिर अगला हमारा अंतर है डीएनए और आरएनए। इंपॉर्टेंट अंतर है और इसमें से ऑब्जेक्ट भी आप पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, है ना। पहला अंतर इसमें क्या है भाई, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। तो पहला तो ऑब्जेक्ट आपका ये पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो ध्यान रखना, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, अब क्षार, अगला आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और अंतर भी है कि भाई इसमें कौन कौन से क्षार होते हैं। तो भाई इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। किसमें, डीएनए में। लेकिन सब इसमें भी होते हैं, लेकिन अकेला जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह यूरेसिल है। बस आप देख लो, आप इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्षार होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कौन, डीएनए। लेकिन जो आरएनए है, आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, जो केवल प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। आनुवांशिक गुणों को इधर उधर नहीं करते, केवल ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। डीएनए की संरचना है ना, द्विकुंडलित है। अब ध्यान रखना, ये भी है
कि भाई डीएनए की संरचना है तो द्विकुंडलित है, बट कि जो आरएनए है, आरएनए की संरचना है भाई एक कुंडलित है, द्विकुंडलित नहीं है, केवल एक कुंडलित है। क्लियर है? ये आपको अंतर हाल ही के हाल याद करो और भाई फिर इसके बाद आगे जाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से अंतर याद अच्छे से हो जाना चाहिए। अब फिर अगला आपको अंतर याद क्या करना है, आपको रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर करना है। इंपॉर्टेंट अंतर है भाई, इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यह प्रोटीन धागे के समान लंबे होते हैं, कौन से? रेशेदार, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, रेशेदार है, धागे के समान होंगे। यह प्रोटीन गोलाकार होते हैं, है ना। यह प्रोटीन जल में आविले होते हैं, कौन से? रेशेदार, और यह प्रोटीन जल में विलय होते हैं। इनकी मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, लेकिन इनके मध्य पेप्टाइड बंध पाया जाता है। ये प्रोटीन तापमान पीएच मान से अत्यधिक, कॉमा लगा देना है, यह प्रोटीन तापमान पीएच मान से अत्यधिक सक्रिय के प्रति अत्यधिक सक्रिय है, और यह प्रोटीन तापमान पीएच के अत्यधिक निष्क्रिय है, मतलब ये सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। ठीक है ना। यह एग्जाम्पल है तो कैरेटिन, कोलेजन, मायोसिन, और इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, आप देख लो, हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन है इसका एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो आपको अंतर पहला कौन कौन सा करना है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको पहला, दूसरा और तीसरा, सॉरी, पहला, दूसरा और पांचवा अंतर याद रखना है। पहला, दूसरा और पांचवा, क्योंकि 3 अंतर आने हैं, ज्यादा अंतर नहीं आने, केवल 3 आने हैं, तो ये आपको हो जाएंगे याद। तो मैंने आपको आज जितने अंतर बताए हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना। और फिर मैं आगे जो भी वीडियो लेके आऊंगा, जितना मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ वो तो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाओ, बहुत अच्छे से, क्योंकि वो 100% उसमें से आने वाला है। और फिर अलग से जितना एफर्ट लगा पा रहे हो आप अलग से भी मेहनत करो। ठीक है ना मेरे डियर साथियों। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वो लाइक करो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना, ताकि हमारा भी उसमें फ़ायदा हो। ठीक है ना भाई। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।